नीट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये कोड है आपका Q3। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैचिंग है। देखिए लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैचिंग करना है आपने। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स है और लिस्ट 2 में जो है दो कार्बन एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये आपको करेक्टली इन दोनों लिस्ट्स को मैच करना है। तो पहले हम जो है इथेन, इथिन, इथाइन, इनके स्ट्रक्चर तो प्लस 2 के स्टूडेंट्स क्या प्लस 1 के स्टूडेंट्स भी जानते हैं, तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है C2 मॉलिक्यूल, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा C2 मॉलिक्यूल के लिए, और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकल के तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इसमें दो कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स है और किस टाइप का बॉन्ड्स है। तो आप देखिए सबसे पहले इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है C2H6, जिसको हम खोल के क्या लिख सकते हैं CH3CH3। तो इसमें देखिए दो कार्बन एटम के बीच में तो एक सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड आपका लिस्ट 2 में कौन सा ऑप्शन में है, नंबर 3 में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप नंबर 3 लिख के रखो। इसके बाद आ जाओ इथिन में। इथिन का फॉर्मूला क्या है, जिसको कॉमनली हम इथिलीन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है C2H4 एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड। आपको पता है इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड डबल बॉन्ड जहां पर भी है आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड। सो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ये कौन सा ऑप्शन में है लिस्ट 2 में, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ऑप्शन 4। तो ये 4। नेक्स्ट कम इथाइन। इथाइन जो कि कॉमनली एसिटिलीन कहा जाता है, फॉर्मूला क्या है C2H2, जिसको इस तरह से लिखा जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दैट मींस 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। वो कौन सा ऑप्शन में है, ये नंबर 1 में है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। सो ये है 1 में। नाउ लास्ट वी विल डू कार्बन मॉलिक्यूल का हम एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए C2 मॉलिक्यूल मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, so C2 means there are 12 electrons, so 12 electrons हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एमओ कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2py। इन दोनों के बीच में हमने इक्वल टू साइन इसलिए दिया क्योंकि दोनों का एनर्जी इक्वल है। सो बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसमें होंगे 2 इसमें होंगे। तो ये हो गया है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर Nb - Na डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। Nb स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन है, जो कि स्टार वाले हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 4 ये 6 और ये 8, तो इट इज 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, तो 4 बाई 2 दैट मीन्स इट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है दैट मीन्स दो कार्बन एटम के बीच में C2 मॉलिक्यूल में देयर इज अ डबल बॉन्ड, और ये दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड है, क्योंकि देखिए देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों बॉन्ड ही पाई बॉन्ड है। So 2 pi bonds are there in between the 2 C atoms in C2 molecule. So इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 pi bonds नंबर 2। So C2 molecule के लिए ये हो जाएगा नंबर 2। तो अब देखिए हमें ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन के लिए देखिए इथेन जो कि A में है, इसके साथ किसको मैच करना है आपने, 3 को, तो ये 3 हो गया। इथिन के लिए नंबर 4 ये हो गया। कार्बन मॉलिक्यूल 2 pi bond ये हो गया। इथाइन के लिए ये नंबर 1 के साथ मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, नंबर 3 सही होगा, A3 B4 C2 D1। सो ये नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अब नंबर 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है, हेनरीज लॉ से है। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट केज वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस A B and C इन वाटर आर दिस एंड दिस। सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, ए का 145 किलो बार, उसके बाद है सी का 35 किलो बार, उसके बाद है बी का जो कि 2 × 10⁻⁻5 किलो बार। सबसे कम केएच वैल्यू बी का है। अभी आपको पूछ रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर
फॉलो द ऑर्डर दिस, ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम चलते हैं हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो पहले मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। वो है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। अब यहाँ पे PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, KH इज हेनरीज कांस्टेंट एंड XA क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कैन बी इन डिफरेंट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मास कैसे भी हो सकते हैं। तो देखिए KH इज इक्वल टू, तब हम क्या लिख सकते हैं? KH इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई XA। XA क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर। तो आप देख सकते हो एट ए गिवन प्रेशर, PA अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो जो KH वैल्यू है हेनरीज कांस्टेंट, वो सॉल्युबिलिटी के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम लिख सकते हैं KH जो है इट इज inversely proportional to solubility. So higher the KH value, lower is the solubility. Inversely proportional मतलब यही हो रहा है। तो सबसे ज्यादा KH वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताया A का है, तो A का जो solubility है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट है C का। तो C का solubility जो है A से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद B का जो KH वैल्यू सबसे लोएस्ट है, दैट मीन्स KH वैल्यू अगर लोएस्ट है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है? B का है। तो B का सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर देन C एंड C का सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर देन A। ऑर्डर ऑफ KH वैल्यू A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। सो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल बी व्हाट? B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। सो ये नंबर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये P ब्लॉक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर दिस, H2O ग्रेटर देन H2T ग्रेटर देन H2AC ग्रेटर देन H2S। ये ऑर्डर तो बाकी में सही ऑर्डर है, यही ऑर्डर होता है। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in water, it has the higher boiling point. ये भी स्टेटमेंट सही है। इसको समझने के लिए आप ये ग्राफ को देखिए, जो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोलिकुलर मास ग्राफ। तो ये ग्राफ में देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे हाइड्राइड्स में से सबसे ज्यादा है एंड देयर इज ए बिग डीप इन द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के बाद H2S का बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है, H2S का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी लो, लेकिन H2S के बाद H2T तक ये जो ऑर्डर है ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। H2AC का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, H2T का उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इन सब का H2O से कम है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज के कारण क्या है? जैसे अब H2S के बाद H2AC H2T में यहाँ पहुंच रहा है तो मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो रही है, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, मोलिकुलर साइज भी इंक्रीज हो रही है। और मोलिकुलर साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा? जो मोलिकुल में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होता है एंड दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज देखा जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम H2S टू H2T, लेकिन इन सब का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से कम है। रीजन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का नंबर 2 स्टेटमेंट में जो बोला गया है वही है कि देयर इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज व्हाई वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हमें डिसाइड करना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नंबर 1 भी ट्रू है, नंबर 2 भी ट्रू है। सो कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इंट्रामोलिक्यूलर। यहाँ पे ये वर्ड को आपने ध्यान देना है, इट इज नॉट इंटरमोलिक्यूलर, इट इज इंट्रामोलिक्यूलर। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इनमें से किसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो आपको चूज करना है। तो देखिए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में
या तो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विदिन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है द कंपाउंड मस्ट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होना चाहिए? एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होना है जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज बॉन्डेड टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कंडीशन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आपका मेटानाइट्रोफिनॉल और ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इनमें से किसमें होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आप देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पोजीशन भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके बीच में इंटरेक्शन हो, तो वो हो पाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। तो ये जो ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन एटम है और ये जो ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन है जो कि इंटरेक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होने के नाते इंटरेक्शन कर पाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर 1। तो यहाँ पे इस तरह से होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका नाइट्रो ग्रुप है और ये आपका OH ग्रुप है, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से एक स्फेरिकल शेप आ जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर और करेक्ट आंसर हमारा नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर दिस, एन पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस the molecule attains the shape of a sphere. This results in smaller surface area for contact, due to which intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन में नंबर 1 में बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नंबर 2 में बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नंबर 3 में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 4 में स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो लेट अस सी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या? इट इज करेक्ट। हम स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर एन पेंटेन का, आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का। ये जो आइसो और नियो, ये टर्म्स कॉमन सिस्टम के नेमिंग में यूज होती है, नॉट इन IUPAC। IUPAC में आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी ये सब टर्म यूज नहीं होते हैं। तो देखिए एन पेंटेन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, देयर इज नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा, 5 कार्बन एटम। ये है आपका एन पेंटेन का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, तो मॉलिक्यूल में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाईएस्ट है। एंड सो मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे ज्यादा, ड्यू टू absence of branching in it. Now let us see what is the structure of isopentane. Also मतलब on the second carbon atom there will be a सिंगल ब्रांच मिथाइल ग्रुप एक होगा। तो ये है आइसोपेंटेन जिसमें सेकंड कार्बन एटम में एक 1 कार्बन का ब्रांच है। तो एक ब्रांच के कारण क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो गया है। तो मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में एन पेंटेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। उसके बाद है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ऑन द सेकेंड कार्बन एटम देयर विल बी 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो नियोपेंटेन में देखिए ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होने के कारण इसका जो शेप है बहुत ही ज्यादा स्फेरिकल शेप इसका हो जाएगा। और स्फेरिकल शेप आपको पता है कि स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सो मॉलिक्यूल में जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो सबसे कम यहाँ पे होगा, एंड दीज फोर्सेस विल बी ओवरकम एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। दैट मीन्स ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम किसका होगा, नियोपेंटेन का, उससे थोड़ा सा हाई किसका होगा, आइसोपेंटेन का, उससे भी हाई किसका होगा, एन पेंटेन का। सो यही ऑर्डर सही है, बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर होगा, एन पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन।